हम लोग इकोनॉमिक्स का सारा सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है डिस्कस करेंगे, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसलिए डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उस मैक्रो से कितने आते हैं। ठीक है, तो अभी जितने जिस जिस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं उस बेसिस पे मैंने ये स्टडी मटेरियल तुम लोग का रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखना कि ये जो है सिर्फ एक इंसान के बारे में, ये उसको स्टडी करता है। जब एक इंसान एक कंज्यूमर के बिहेवियर को जब स्टडी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वहां पे जो है एक कंज्यूमर के साथ जब वहां पे सबके सबके बिहेवियर को जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखना कि जब एक लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता होगा तो क्या आएगा वहां पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जब ज्यादा लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया जाता होगा तो वहां पे क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ आसानी से बन के आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बस इसमें जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वहां वहां से मैंने मेन टॉपिक स्टार्ट उठाया हुआ है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। ठीक, तो पहला आता है ये इंडिविजुअल कंज्यूमर आता है, इंडिविजुअल डिमांड आता है। ठीक है, और इंडिविजुअल जितने भी सप्लाई होंगी, इंडिविजुअल का जैसा भी प्राइस होगा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ एक लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा तो ये नहीं है कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैक्रो में जो होगा वो सबके बारे में आएगा। मतलब कि नेशनल इनकम आएगा, मतलब पूरे देश का इनकम होगा वो आएगा, पूरी नेशनल सेविंग आएगी, पूरे देश की जो सेविंग होगी वो आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। अब हम लोग चलेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अलग अलग लोग जो है अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से डेफिनेशन है। तुम इसको नोट करते जाना, भूलना मत, नोट करते चलो इन सबको, इन सारे टॉपिक को नोट करते चलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन जो दिया हुआ है एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। याद रखना जो वेल्थ डेफिनेशन मिला हुआ है वो एडम स्मिथ ने दिया हुआ है। उसके बाद से जो वेलफेयर डेफिनेशन है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो एक सोसाइटल डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दी हुई है, और एक ग्रोथ रिलेटेड एक डेफिनेशन है वो सैमुअल ने दिया हुआ है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं। ये जल्दी फटाफट नोट नोट करते जाओ ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कम से कम उनको कुछ तो घाटा हो, इसीलिए हम अभी ग्रुप में कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। वेल्थ डेफिनेशन जो है वो एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल, सोसाइटल डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दिया था, और ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन जो है वो सैमुअल ने दिया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि कौन से एक्टिविटीज में कौन सी जो एक्टिविटीज दी गई है, 4-5 एक्टिविटीज दी जाएंगी और पूछेगा ये इसमें से कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। तो याद रखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने के बाद हमको कुछ प्रॉफिट हो। वो जो हम कर रहे हैं वो एक अर्निंग मोटिव के लिए कर रहे हैं, कुछ कमाने के मोटिव से कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन आता है, भाई प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी कमाने के मोटिव से करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद आता है कंजम्पशन। ये सारी जो चीजें होती हैं वो किसमें आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद है हमारा बुक्स इकोनॉमिक्स, जो हमारे इकोनॉमिक्स में जो बुक्स वगैरह है इसके बारे में जानना है हमको। तो कौन सी बुक किसने लिखी हुई है, फटाक फटाक नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, नहीं दिखेगा तो तुरंत बताना। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी ये वेल्थ ऑफ नेशन वाली जो बुक है वो किसने लिखी हुई है, एडम स्मिथ ने लिखी हुई है।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली बुक किसने लिखी हुई है? अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी हुई है। वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये बुक किसने लिखी हुई है? कार्ल मार्क्स ने। प्राइस थ्योरी की जो बुक है वो भी लिखी हुई है मिल्टन फ्राइडमैन ने। और मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स, ये जो बुक लिखी हुई है किसने लिखी हुई है? अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी हुई है। ठीक है, ये बुक याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। ये पांचों बुक जो है जल्दी से नोट कर लो। वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी हुई है। वेज, लेबर एंड कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई है। प्राइस थ्योरी जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी हुई है। और मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी हुई है। हो गया? प्रिया, प्रिया लिख रहे हो? ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बार बार बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी जरा आंसर करो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कोई है जो बता सकता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनके बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल है ही नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार चीजें आती हैं। एक आता है लैंड, मतलब जहां पे हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। दूसरा आता है लेबर, जिनके हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। और तीसरा आता है कैपिटल, जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाने वाले हैं। और चौथा आता है एंटरप्रेन्योर, जो इन सारी चीजों को अरेंज कराता है। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से तीन देगा और कोई एक एक्स्ट्रा दे देगा। तो याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगी? एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ठीक है, इसके बारे में जानना है। नोट करते जा रहे हो तुम लोग ना? चलो, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कुछ और बताओ। बताए थे ना पिछली बार। कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। क्या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सोचना पड़ता है कि इकोनॉमी में भी कि हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या चीजें आएंगी बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या चीजें आएंगी कि हम कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। हम नॉर्मल गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं कि हम लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि हम कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? हम लेबर से प्रोड्यूस कराने वाले हैं कि हम मशीन से प्रोड्यूस कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना होता है। और तीसरा है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हम बिल्कुल रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब कि जो नेक्स्ट बेस्ट जो हमारा अल्टरनेटिव होता है ना, जो चला गया होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है। जैसे बोला जाता है कि मान लो कि तुम्हारी सैलरी जो है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब तुमको जो है कहीं बहुत सारी जगहों से ऑफर आ रहा है। जैसे कि तुमको ऑफर आ रहा है कि आइए हम आपको जो है 80,000 रुपीज देते हैं, आइए हम आपको 70,000 रुपीज देते हैं, लेकिन तुम अपने बेस्ट पे गई हो 1 लाख पे। ठीक है, तो अब 1 लाख के बाद तुमको नेक्स्ट बेस्ट कौन सा अल्टरनेटिव मिलने वाला है? 80,000 वाला। 80,000 के बाद सब नीचे नीचे 70,000, 60,000, 65,000। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या होगा? अगर तुम इस जॉब को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट बेस्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? भाई 80,000 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। प्रिया, आ रही है बात समझ में? वेरी गुड, चलो। अंजलि क्लियर है?
जरा सा हम देख लें कोई वेटिंग रूम में वेट तो नहीं कर रहा है। नहीं, कोई नहीं। चलो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अभी जो हम एक भेजे थे तुम लोग को वो वीडियोस, उसमें पढ़ा था तुम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। हम्म, जल्दी बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। कोई रिप्लाई कर पाएगा। चलो, हम बता दे रहे हैं। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बताता है, मतलब कि उन दो गुड्स से जो है हम लोग जो है कोई चीज बना सकते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास एक रिसोर्स है, उससे हम दो चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम लोग कितनी कितनी टाइप की चीजें या फिर कितनी चीजें जो है हम लोग अपनी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी गई है। अरे यार, ये टेबल दिख रहा है सबको। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाई गई है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनाई गई है। अब देखो, इसमें हम हमारे पास सिर्फ एक रिसोर्सेज है। ठीक है, हमारे पास मान लो कि सिर्फ एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में पहले बटर बनता था, लेकिन जब वॉर का टाइम आ गया तो मान लो वहां पे गन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर वो पूरी फैक्ट्री जो है अपना पूरा रिसोर्सेज जो है वो गन बनाने में लगा देगी, तो बटर कुछ बन पाएगा। हाँ, बटर नहीं बन पाएगा ना, बटर जीरो बन पाएगा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, वहीं अगर यहाँ पे गन का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दे, अगर यहाँ पे गन को अगर एक हटा दे, तो यहाँ पे बटर हम लोग कुछ ना कुछ बना पाएंगे। ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पे उसने कुछ गन को हटाया, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ बटर बना पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा होते जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे फिर उसने कम किया, यहाँ पे हम लोग फिर ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पे फिर उसने कम किया, यहाँ पे हम लोग फिर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग जो है कैसे जो है एक रिसोर्सेज में से कुछ चीजों को कम करके हम लोग दूसरा रिसोर्स भी जो है उसमें बना सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा इसमें रिसोर्स डाल दे, तो कभी भी हम लोग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के पास कैसे रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हमको इन्हीं रिसोर्सेज में से गुजारा करना है। या तो हम उन्हीं रिसोर्सेज में से गन बनाएंगे, या फिर हम उन्हीं रिसोर्सेज में से पूरा का पूरा बटर बनाएंगे, या फिर हम उन दोनों का आधा आधा करेंगे, या फिर ज्यादा गन बनाएंगे कम बटर बनाएंगे, या फिर ज्यादा बटर बनाएंगे कम गन बनाएंगे। ठीक है। समझ में आ रही है बात। समझ में आ गई है बात। चलो, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, इसमें से बस कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एमओसी वगैरह पूछ देता है। तो चलो देखते हैं। एमओसी रेफर्स टू द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कितना सैक्रिफाइस करते हैं। आओ, एमओसी का मतलब देखो बेटा क्या होता है कि हम कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुमको यही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किए हैं, एक यूनिट को सैक्रिफाइस किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है, एक यूनिट को सैक्रिफाइस किए हैं तो हमको एक बटर मिला है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दो यूनिट को सैक्रिफाइस किए हैं, 20 से 18 हो गए, दो यूनिट को सैक्रिफाइस किए, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट जो है हमको गेन हुआ है, एक ही यूनिट गेन हुआ है, एक से दो हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो, एमओसी का मतलब ही यही होता है कि हम लोग जो है कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं कितने यूनिट को गेन करने के लिए। एमओसी का मतलब होता है हम कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं गेन करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा कहा जाता है कि एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग क्यों होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है यूनिट जो है सैक्रिफाइस करते जाएंगे, और हमको कम से कम यूनिट की इधर गेनिंग होंगी। हमेशा एक एक यूनिट की गेनिंग हमको बढ़ेंगी, लेकिन हम यहाँ पे
ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है हम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए एमओसी हमेशा इंक्रीजिंग क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन हम जो गेन करते हैं वो एक हमेशा जो है कांस्टेंट रेट से होता है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से होता है। आई बात समझ में? अब देखो, जब हम यूनिट में गिन रहे थे इस चीज़ों को, जब हम यूनिट में गिन रहे थे तो उसको हम लोग बोलते थे एमओसी। लेकिन जब हम रेट में गिनना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसमें रेशियो में गिनना स्टार्ट करेंगे कि कितने रेशियो से ये घटा है तो कितने रेशियो से ये बढ़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल देखो वही चीज़ है, 21 से 20 पे आए, एक ठो गन को घटाए हैं हम तो हमको 1 बटर मिला हुआ है, 1 गन रेशियो 1 बटर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 घटाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीजें आई हुई हैं, तो यहाँ पे हमको 1 बटर मिला हुआ है, 2:1 का रेशियो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3 घटाया हुआ है तो फिर भी हमको यहाँ पे 1 बटर, तो 3:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो एमओसी की जैसे ही एमआरटी है, लेकिन बस उसमें हम लोग यूनिट्स को लेते हैं और एमआरटी में हम लोग रेशियो को लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और याद रखना कि एमओसी जो होता है वो हमेशा 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 जो है वो इंक्रीजिंग रहता है, हमेशा एमओसी जो होता है वो बढ़ते रहता है, हमेशा जो है हम लोग सेक्रीफाइस जो है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये हमारा पीपीएफ बना है ना, ये ऐसे दिख रहा है हमारा पीपीएफ। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, पहला है कि स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है ये नीचे की तरफ, कोई बताएगा क्यों आता है ये हमेशा नीचे की तरफ? नहीं नहीं बेटा, ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और गेन कम करते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से। एमओसी में क्या होता है कि सेक्रीफाइस हम ज्यादा करते हैं, गेनिंग कम करते हैं, इसीलिए हम इसको हमेशा डाउनवर्ड होता है ये। ठीक है, आई बात समझ में? और कॉनकेव शेप क्यों होता है, ये तो तुम लोगों को बता, एक बार वीडियोस देखी होंगी तो तुम लोग को मालूम होगा कॉनकेव शेप क्यों होता है ये, कोई बताएगा? ये हमेशा जो है वो कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है? हम्म, चलो जरा हमको इसका रिप्लाई जरा सा ढूंढ के बताना। ठीक है, ये हम तुम लोगों को भी नहीं बताने, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, जरा हमको ग्रुप में मैसेज करना है कि पीपीएफ जो होता है वो कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है। ठीक है, मैसेज करना हमको जरा सा। चलो अब पीपीएफ के बारे में जानते हैं कि पीपीएफ में जो चेंज होता है वो कैसे होता है। चलो, ये हमारा पीपीएफ, ऐसे पीपीएफ बनता है ना। तो सबसे पहला है कि शिफ्ट इन पीपीएफ, पीपीएफ में शिफ्ट होता है और रोटेट होता है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, पीपीएफ में शिफ्ट जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। पीपीएफ में जो शिफ्ट होगा और रोटेट कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखो, जब यहाँ से ये दोनों चीजें शिफ्ट होती है ना, जब यहाँ से ये पूरा जाता है, ये दिख रहा है, जब ये ऐसे होता है तो हमारा पीपीएफ जो होता है वो शिफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा पीपीएफ ऐसा होता है, यानी कि सिर्फ एक ही साइड का जब बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा पीपीएफ यहाँ पे रोटेट होता है। ठीक, याद रहेगा कि पीपीएफ हमारा शिफ्ट होगा जब हमारे दोनों साइड के रिसोर्सेज को इंक्रीज किया जाएगा, या फिर हमारे दोनों साइड के रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन रोटेट कब होगा, जब हमारे एक साइड के रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे या फिर एक साइड के रिसोर्सेज को डिक्रीज करेंगे। याद रहेगा, शिफ्ट इन पीपीएफ कब होगा, व्हेन बोथ रिसोर्सेज कैपेसिटीज आर इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, जब दोनों रिसोर्सेज को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब हमारा शिफ्ट होगा। और रोटेट कब होगा, जब हम एक रिसोर्सेज को जो है इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तब वहां पे हमारा पीपीएफ जो होगा वो रोटेट होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है? चलो, यहाँ पे उन पूरे ऊपर के बुक्स का डेफिनेशन वगैरह लिख लिए हो? बैक आ रहा है, प्रिया अपना माइक ऑफ करो, इनको बैक आ रहा है।
चलो इतनी चीजें समझ में आ चुकी हैं अंजलि, प्रिया? चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।